हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक के बारे में। ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक जो है, आप माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में अगर काम करते होंगे या आप अगर एमएलटी का स्टूडेंट है तो माइक्रोबायोलॉजी जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो उसमें अक्सर प्राय प्रोबेबली आपको जो है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक का चर्चा देखा होगा, आपने डिस्कशन देखा होगा या आपने वर्ड सुना होगा। तो एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इस पे हमेशा वो कन्फ्यूज रहते हैं। इनको लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, कि डिफरेंस है दोनों में या दोनों क्या है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोनों में क्या है ना, केमिकल एजेंट से यूज होने हैं। तो इसके बारे में जो है हम लोग आज इस क्लास में डिस्कशन करते हैं और इस बात को बिल्कुल क्लियर करते हैं कि दोनों हैं क्या, ये बात को समझते हैं। सबसे पहले तो ये माइक्रोबायोलॉजी में यूज होने वाले दोनों वर्ड्स हैं और इन दोनों को जो है माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में या हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज़ को? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। अब इन्फेक्शन केवल ह्यूमन बॉडीज में ही नहीं लगती है, इन्फेक्शन किसी सरफेस पे भी होता है, इन्फेक्शन इन्वायरमेंट में भी होता है। ये इस बार कोरोना का पेंडेमिक आया तो सबको प्रूव कर दिया। पहले हम लोग जानते थे कि इन्फेक्शन किसी के हाथ में हो गया, किसी के आंख में हो गया, किसी के पेट में हो गया, किसी के बॉडी में हो गया, लेकिन इन्फेक्शन इज नॉट दैट। ऐसे मेडिकल स्टूडेंट जानते थे कि इन्फेक्शन कहीं भी क्रिएट होता है, बट नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स है उनको शायद ये नहीं पता था। तो एक कोरोना ने इसे प्रूव कर दिया कि इन्फेक्शन कैन बी हैपन एट एनीवेयर। इन्फेक्शन कहीं पर भी हो सकता है, आपकी बॉडी में भी हो सकता है, आपके कपड़े पर भी हो सकता है, सरफेस पर भी, ये बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर भी हो सकता है, इस इन्वायरमेंट के एयर में भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन कहीं पर भी हो सकता है। तो ये जो है एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट दोनों जो है वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए इन दोनों को जो है बायोसाइड्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बायोसाइड्स। बायोसाइड्स का मतलब क्या होता है? साइड्स का मतलब क्या होता है? किल्ड करने वाला, मारने वाला एजेंट, मारने वाला केमिकल। और बायो का मतलब क्या है? लिविंग। लिविंग सेंस का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पैरासाइट है। इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्योंकि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों किल्ड करता है, इसलिए इसको बायोसाइड्स के भी नाम से जानते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब पहले इस बात को समझिए कि डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों आपको क्लियर होना चाहिए डेफिनेशन, उसके बाद आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में क्या होते हैं ना, डिसइंफेक्टेंट्स आर द केमिकल एजेंट that kills the microorganism on the non-living surface। इस बात को आप याद रखना। मैं जरा यहां पर लिख के आपको मेंशन करके बताता हूं कि disinfectants are the chemical agents that kills the organism, या बायोलॉजिकल एजेंट भी लिख सकते हैं। यहां क्या लिख सकते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स on the non-living surface, यानी कि डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल एजेंट होंगे, दोनों के दोनों केमिकल एजेंट ही हैं, दोनों में केमिकल ही यूज होना है, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल एजेंट होंगे जिनमें कि जो कि बायोलॉजिकल एजेंट को किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है, लेकिन कहाँ पे? नॉन लिविंग सरफेस पे। जैसे हमारा स्किन है तो ये क्या नॉन लिविंग सरफेस है? नहीं, ये लिविंग सरफेस है। जैसे कि ये मार्कर है तो ये नॉन लिविंग सरफेस है, इसमें कोई जान नहीं है। ये व्हाइट बोर्ड है, नॉन लिविंग सरफेस है। जो हमारा फर्श है नीचे का, वो नॉन लिविंग सरफेस है। टेबल है, वो नॉन लिविंग सरफेस है। अगर इन सभी सरफेस पे किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अटैच है और अगर उनको मारने के लिए जो केमिकल एजेंट हम लोग यूज करेंगे, वही केमिकल एजेंट जो है वो डिसइंफेक्टेंट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है बच्चे? उसी प्रकार से सेम वे एंटीसेप्टिक क्या होगा? एंटीसेप्टिक आर द केमिकल एजेंट दैट किल्स द बायोलॉजिकल एजेंट। ये बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल एजेंट में सभी इंक्लूड है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, पैरासाइट हो, सबके सब इंक्लूड होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट में। तो एंटीसेप्टिक्स आर द केमिकल एजेंट दैट किल्स द बायोलॉजिकल एजेंट ऑन द लिविंग सरफेस। जस्ट इसके उल्टा, ऑन द लिविंग सरफेस। एंटीसेप्टिक
वो केमिकल एजेंट होंगे जो कि बायोलॉजिकल एजेंट को किल करेंगे, बायोलॉजिकल एजेंट या बैक्टीरिया या वायरस को मारेंगे। कहाँ पे? लिविंग सरफेस पे। जैसे कि आपको यहाँ स्किन पे घाव हो गया है या आप घाव हो गया है, तो एक नॉर्मल एग्जांपल है। जैसे कि अभी नॉर्मली एक फिनोमेना आपको समझाता हूँ कि हम लोग का कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, अभी भी है, गया नहीं है पूरी एब्सोल्युटली तरीके से। तो हम लोग बार बार हाथ सैनिटाइज कर रहे थे, सैनिटाइजर यूज कर रहे थे। क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि अगर हमारे हाथ पे इन द केस ऑफ वायरस आ गया होगा कोरोना का, तो वो रिमूव हो जाए या किल हो जाए, इसी के लिए यूज कर रहे थे हम लोग ना एंटीसेप्टिक। हाँ जी बिल्कुल है। तो ये हमारा हाथ का स्किन क्या है? ये लिविंग टिश्यू था, लिविंग सरफेस था। तो लिविंग सरफेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करे, ऐसा एजेंट को हम लोग एंटीसेप्टिक कहेंगे। यानी जो हम लोग हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे थे वो किसका एग्जाम्पल था? एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल था। दोनों का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल पीने वाला नहीं, केमिकल के लिए जो यूज होता है, बहुत से लोग पीते हैं, हालांकि ये बहुत ही हानिकारक है, इसका यूज ना करें। अल्कोहल जो है वो डिसइंफेक्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड। हालांकि फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटाराल्डिहाइड दोनों के दोनों हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी लैबोरेटरी में फिक्सेटिव एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड नॉर्मल फिक्सेटिव के रूप में यूज करते हैं, और ग्लूटाराल्डिहाइड इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना होता है तो उस समय इसको हम लोग एज ए फिक्सेटिव एजेंट यूज करते हैं। एक केमिकल एजेंट मल्टीपर्पज के लिए यूज हो सकता है लैबोरेटरी में। देयर इज नोट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन पार्ट, आप इस पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है बच्चे। अल्कोहल भी डिसइंफेक्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड भी डिसइंफेक्टेंट है। सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट एक डिसइंफेक्टेंट एजेंट है। फेनोल, ये भी एक डिसइंफेक्टेंट एजेंट है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? डिसइंफेक्टेंट एजेंट है। और भी कई सारे केमिकल एजेंट्स हैं। यहां पे आप याद रख सकते हैं एंटीसेप्टिक में, जैसे कि एग्जाम्पल में इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल। देन आप याद रख सकते हैं आयोडीन, एंटीबैक्टीरियल डाई, एंटीबैक्टीरियल डाई, ये सभी जो हैं वो डिसइंफेक्टेंट एजेंट हैं। अब जो हम लोग हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं ना, उसमें मोस्टली इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पाया जाता है। आप जब डिसइंफेक्टेंट लेंगे, हैंड सैनिटाइजर लेंगे, तो आप उस पर देखना कंपोजिशन में लिखा हुआ होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज आर द एंटीसेप्टिक एजेंट एंड दीज आर द डिसइंफेक्टेंट एजेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज द, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है सोडियम हाइपोक्लोराइट। लैबोरेटरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी, कि अगर आपकी लैबोरेटरी के फर्श पे कोई ब्लड सैंपल गिर गया हो, जैसे आप हमेशा ब्लड सैंपल यूज होता है लैबोरेटरी में, तो अगर ब्लड सैंपल गिर गया हो फर्श पे और उसे क्लीन करना होगा, तो आप कैसे क्लीन करेंगे? आप उसको कैसे स्टेराइल करेंगे? आप उसको कैसे साफ करेंगे? क्या नॉर्मल पोछा उठाएंगे और क्लीन कर देंगे तो क्लीन हो जाएगा? ब्लड तो ऊपर से क्लीन हो जाएगा, लेकिन जो ब्लड के मॉलिक्यूल्स थे उस सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा और पूरे लैबोरेटरी में इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो उसको इन्फेक्शन, उस जो ब्लड सैंपल गिरा है उसको वाइप करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए ये सोडियम हाइपोक्लोराइट ही यूज किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे हमेशा। पूछा जाता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका, तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ ब्लड सैंपल ऑन द सरफेस ऑफ द लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में सरफेस पे गिरे हुए ब्लड सैंपल को क्लीन करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज किया जाता है। ये आप समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन आता है, जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ना, इनको जो है एब्सेस, घाव वगैरह होता है, उसको धोने के लिए भी यूज किया जाता है। किस चीज़ के लिए? क्लीन करने के लिए। जैसे किसी को घाव हो जाता है ना, जख्म हो जाता है, तो आपने देखा होगा उसमें आयोडीन डाल दिया, आयोडीन डाल के धो रहा है। तो ये देखिए, ये आयोडीन वही तो है। आयोडीन मतलब बीटाडीन, पोविडीन, आपने सुना है ना, बीटाडीन दे तो किसी को जख्म होता है तो तुरंत बीटाडीन लगाते हैं, बीटाडीन के सॉल्यूशन से धोते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इज द एंटीसेप्टिक। ये लिविंग सरफेस पे यूज किया जा रहा है बॉस, ठीक है सर। एक एक्सेप्शनल आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में, H2O2 जिसको हम लोग बोलते हैं, H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड डिसइंफेक्टेंट में भी यूज किया जाता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एंटीसेप्टिक में भी यूज किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी घाव को धोने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में यूज किया जाता है।
होप सो इतनी सी बातें क्लियर हुई होगी। आपको जो नेक्स्ट आपको इसमें डिफरेंस याद रख सकते हैं, दैट इज कि डिसइंफेक्टेंट एजेंट कंटेन अ केमिकल सेम एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट। डिसइंफेक्टेंट contains chemical same as antiseptic, but in higher concentration, अब यहाँ पर देखिए आप बात यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो डिसइंफेक्टेंट होंगे उनमें कैसा केमिकल प्रेजेंट होगा, सेम एज एंटीसेप्टिक। हो सकता है कि जो केमिकल एंटीसेप्टिक में यूज किया गया हो वही केमिकल जो है वो डिसइंफेक्टेंट में भी यूज किया जाता है, बट यहाँ पे अंतर क्या होगा, बट दे आर यूज इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा बहुत ही हाई होगा क्योंकि सरफेस को क्लीन करना है। और यहाँ पे एंटीसेप्टिक में जो होगा, एंटीसेप्टिक्स एजेंट्स आर ऑल्सो कंटेन द केमिकल सेम एज द डिसइंफेक्टेंट बट इन द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एंटीसेप्टिक में जो केमिकल यूज किया जाएगा वो भी इसके जैसा ही होगा। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं तो यहाँ बहुत ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन में यूज करेंगे। इसीलिए जो है कई मरतबा ऐसा क्वेश्चन उठता है कि क्या डिसइंफेक्टेंट को भी हम लोग लिविंग टिश्यू पे यूज कर सकते हैं या लिविंग सेल्स पे यूज कर सकते हैं? कभी नहीं यूज कर सकते क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। डिसइंफेक्टेंट आप स्किन पे यूज कर लो, जल जाएगा स्किन, बिल्कुल केमिकल है ना, एसिड्स जैसे हैं, अल्कोहल है तो जल ही जाएगा। इसलिए कभी भी डिसइंफेक्टेंट जो है वो एज ए एंटीसेप्टिक नहीं यूज किया जा सकता है। केमिकल सेम होगा बट एज ए यूज किया जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन बिलो यूज किया जाएगा। दिस इज द डिसइंफेक्टेंट एंड दिस इज द एंटीसेप्टिक। अब डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों से मिला जुला एक मिला के एक और वर्ड बनता है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं लैबोरेटरी में, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। क्या बोला जाता है उसको? स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन पे बहुत से बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, कभी परफेक्ट एक डेफिनेशन नहीं पढ़ पाते हैं। एक्चुअल में इन दोनों प्रोसेस को अपनाया जाता है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। तो ये स्टेरिलाइजेशन है क्या? देखिए आप सिंपल भाषा में समझिए कि स्टेरिलाइजेशन रेफर्स any types of the process that kills or removes or deactivate of the biological agents from any surface object or the fluid। बहुत ही सिंपल है, जरा मैं लिख के आपको समझाता हूँ कि स्टेरिलाइजेशन refers to any type of process that kills या remove or deactivate of any types of biological agents from surface, fluid और ऑब्जेक्ट्स। देखिए कितना सिंपल मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि स्टेरिलाइजेशन किसी भी प्रकार के प्रोसेस को बोल सकते हैं हम लोग। स्टेरिलाइजेशन रेफर्स टू एनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस, लेकिन कैसा होना चाहिए? दैट किल्स, जो कि मारे, दैट किल्स और रिमूव और द डीएक्टिवेट, जो कि या तो मार सकता है या तो रिमूव कर सकता है या उसे डीएक्टिवेट कर सकता है। किसे? एनी टाइप्स ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट। एनी टाइप्स ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब वही बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, पैरासाइट हो, यानी कि स्टेरिलाइजेशन किसी कोई भी ऐसा प्रोसेस को कहा जा सकता है जो जिसमें कि या तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी हो वो किल्स हो जाए या रिमूव हो जाए या डीएक्टिवेट हो जाए फ्रॉम एनी सरफेस, चाहे वो किसी सरफेस पे हम लोग कर रहे हो, जैसे टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, या किसी ऑब्जेक्ट पे कर रहे हो। किधर गया? किसी ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई जैसा सामान रखा हुआ है, जैसे हमारा कोई केमिकल का रखा हुआ है, किसी पेट्री डिश में केमिकल रखा हुआ तो उस पेट्री डिश को एक ऑब्जेक्ट हो गया। कोई हमारा डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे को, दैट इज द ऑब्जेक्ट। या फ्लूइड,
कोई फ्लूइड को हम लोग स्टेराइल कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू फ्लूइड को भी स्टेराइल किया जाता है, बैक्टीरिया को वायरस से सेपरेट किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन हमने बहुत डिटेल में रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे पढ़ा है। तो ये देखिए स्टेरिलाइजेशन, इसी को हम लोग स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन किसी भी प्रकार का प्रोसेस हो सकता है। सपोज एक नॉर्मल एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे हम लोग नहाते हैं, नहा के अपने कपड़े को धूप में सुखाने के लिए रखते हैं। धूप में सुखाने से क्या होता है, कपड़ा भी सूख जाता है, साथ ही साथ अगर उस पर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो सनलाइट के एक्सपोजर से, सनलाइट के प्रेजेंस से वो बैक्टीरिया वहाँ मर जाता है। तो कपड़े को धूप में सुखाना भी एक स्टेरिलाइजेशन है। स्टेरिलाइजेशन कैन एनी टाइप्स ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया मरा, या तो बैक्टीरिया को मारे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, मारे या उसको रिमूव कर दे। जैसे कपड़ा आपका बहुत गंदा है, आपने लैबोरेटरी में काम किया, आपका लैब कोट बहुत गंदा है, हॉस्पिटल में काम किया, आपका जो एप्रोन है बहुत गंदा है, और आप उसने उसको गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के धोया, तो आपने उसमें क्या किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एप्रोन पे पड़ा हुआ था उसको रिमूव किया ना गर्म पानी में डाल के। तो ये रिमूव करना, गर्म पानी में डाल के धोना भी एक स्टेरिलाइजेशन है। स्टेरिलाइजेशन कैन रेफर्स ऑफ एनी टाइप्स ऑफ द प्रोसेस दैट कैन किल्स, रिमूव्स और डीएक्टिवेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज द कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। इसका आप लिख लेंगे, डेफिनेशन इजी है, जल्दी याद हो जाएगा और परफेक्ट भी है। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिसइंफेक्टेंट एंड द एंटीसेप्टिक। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस क्लास से आपको कुछ भी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अगर आप फुल कंटेंट देखना चाहते हैं, अपना फुल कोर्स करना चाहते हैं, तो रैंक प्लस द लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रैंक प्लस द लर्निंग ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नए क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।